आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक रेडियो के पॉडकास्ट कोरोना कवरेज में। मैं हूं अंजुम शर्मा। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको अवेयर करते हैं, देते हैं कोरोना वायरस के नए अपडेट्स की जानकारी और बताते हैं कोरोना से जुड़े नए मेडिकल रिसर्च और ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में जो कोरोना को हराने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। कोरोना कवरेज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अगर एक साथ कोरोना और डेंगू हो जाए, कैसे निपटेंगे उस स्थिति से। बताएंगे कैसे वितरित करेगा यूनिसेफ कोरोना का टीका। जानेंगे अगर फेफड़ों में हो इन्फेक्शन तो क्या कोरोना के बाद खुद रिकवर हो सकते हैं आपके फेफड़े। और अंत में सुनवाएंगे बातचीत एक डॉक्टर से जिनकी पहली पोस्टिंग ही कोविड वार्ड में हुई। लेकिन सबसे पहले कोरोना से जुड़ी हेडलाइंस सुनिए। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। अब तक 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 71,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 90,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 72 दिनों में सबसे ज्यादा 3200 से ज्यादा, तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 23,000 से ज्यादा केस सामने आए। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित होने वालों लोगों की संख्या 2,70,00,000 से अधिक हो गई है और 8,80,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन तैयार होने के बाद दुनिया भर के देशों में इसकी सप्लाई करने के लिए तैयार है। इससे सभी देशों तक तेजी से और सुरक्षित ढंग से वैक्सीन पहुंचाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि यूनिसेफ दुनिया में वैक्सीन का सबसे बड़ा खरीदार है। यह हर साल 100 देशों के लिए करीब 200 करोड़ वैक्सीन खरीदता है। कोरोना के गंभीर संक्रमण से जूझ रहे 58 साल के एक मरीज को एयर एम्बुलेंस के जरिए कोलकाता के अस्पताल से चेन्नई के एक अस्पताल ले जाया गया। वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहे इस मरीज को ले जाने के लिए विशेष रूप से बने जर्मन आइसोलेशन पॉड का इस्तेमाल किया गया। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल दिमित्रिव ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन का करीब 60% उत्पादन भारत में होता है और कोरोना वैक्सीन बनाने में वो भारत की मदद करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ संभावित 2 टीकों के निर्माण और आपूर्ति को लेकर दवा कंपनियों के साथ 1.7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के समझौते की घोषणा की। इस समझौते के तहत 2.5 करोड़ से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए लगभग 8.5 करोड़ टीके की खुराक उपलब्ध कराई जाएगी। इसका निर्माण पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में किया जाएगा। रशिया की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को अगले हफ्ते आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। रूस के रक्षा मंत्री को कोरोना वैक्सीन दी गई है। दवा लेने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि वो अच्छा महसूस कर रहे हैं और कोई साइड इफेक्ट का अनुभव नहीं हो रहा। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक बेटी को भी टीका दिया जा चुका है, जिनमें एंटीबॉडी विकसित हुई थी। कोवैक्सीन के ट्रायल के साथ साथ रोहतक पीजीआई को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब कोरोना मरीजों पर हेपेटाइटिस सी की दवा का ट्रायल किया जाएगा। विदेशों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस दवा के अच्छे नतीजे आए हैं, जिसको देखते हुए अब रोहतक पीजीआई भी ये ट्रायल शुरू करने जा रहा है। ये है आज तक रेडियो और आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज। बरसात के बाद मच्छरों से फैलने वाली कई बीमारियां बढ़ जाती हैं, जैसे डेंगू। अब डेंगू के मामले आने शुरू हो गए हैं। मलेरिया के मामले भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या मलेरिया, डेंगू और कोरोना तीनों एक साथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और पिछले दिनों हुआ भी। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में एक मरीज के जब टेस्ट हुए तो तीनों पॉजिटिव आए। मैं भी सुनकर हैरान हुआ और मैंने इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट राजेश चावला से बात की और जानना चाहा कि ये पूरा मामला आखिर क्या है और अगर ऐसे और भी केस आते हैं तो क्या किया जा सकता है। वो ग्वालियर से आए थे, जहां उनका टेस्ट हुआ तो उनको प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये एक किस्म का मलेरिया है, वो पॉजिटिव आया और उनका डेंगू टेस्ट किया गया। यहाँ जब वो पहुंचे हमने डेंगू टेस्ट किया, मलेरिया भी किया और कोविड भी किया। यहाँ डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आया, आईजीएम जो एंटीबॉडीज होती हैं वो पॉजिटिव आई और यहाँ पर कोविड टेस्ट आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया। ये बेसिकली जो मलेरिया और डेंगू हैं दोनों मच्छरों से फैलते हैं।
तो ये बड़ी बारी देखा गया है कि दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। ये व्यक्ति वहाँ ग्वालियर में इलाज के लिए गया था हॉस्पिटल में, और शायद इसने वहां से वो इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और इसको तीनों हो गए, और तीनों इन्फेक्शन और इसको काफी सीवियर थे। मलेरिया ही काफी सीवियर था और डेंगू भी सीवियर था। उसके ऊपर ये कोविड ये सहन नहीं पाए और कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, यानी कि ये ऐसा हो सकता है कि आपको तीनों एक साथ हो जाएं? कोइंसिडेंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये होना होता है या ज्यादा चांसेस होते हैं। अब आप एक ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पर मलेरिया बहुत होता है और कोविड फैल रहा है, तो ट्विन इन्फेक्शन अभी आने वाले दिनों में होने की संभावना काफी ज्यादा है। मैं उसी पर आने जा रहा था। मैं वही बात आपसे पूछना चाह रहा था कि बरसात के मौसम के बाद डेंगू का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में कैसे मरीज तय कर पाए कि उनको डेंगू का टेस्ट, मैं उसी पर आने जा रहा था। मैं वही बात आपसे पूछना चाह रहा था कि बरसात के मौसम के बाद डेंगू का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में कैसे मरीज तय कर पाए कि उनको डेंगू का टेस्ट कराना है या कोविड कराना है या दोनों करा लेना चाहिए? पहले तो कोविड कराना चाहिए। अगर कोविड नेगेटिव आता है फिर तो बाकी दोनों कराने ही चाहिए। मगर अगर कोविड पॉजिटिव आता है और बुखार नहीं उतरता है तो फिर उनको दूसरे का भी सोचना चाहिए। और सिम्टम्स के ऊपर अगर सर्दी लग रही है, हालांकि ये मुश्किल होगा, तीनों टेस्ट कराने में भी कोई हर्ज नहीं है उन इलाकों में जहाँ इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। देखिए आजकल डेंगू अभी तो था नहीं, अब आ रहा है, तो हम डेंगू का टेस्ट भी कराया करेंगे कुछ कुछ व्यक्तियों में जिन्हें हमें लगेगा। तो ये डिफिकल्टी तो है, मतलब मरीजों को दो तरह से अस्पतालों में खर्चा करना पड़ेगा। इस वक्त आपको कोविड के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। इस वक्त तो डेंगू मलेरिया सोचने की जरूरत नहीं है। जब इसका थोड़ा सीजन आएगा तो उस वक्त सोचने भी लगते हैं और प्लेटलेट्स और ये सब कराते हैं, तो उसकी भी जांच करेंगे। अगर उस तरह के सिम्टम लगे या बुखार उतर नहीं रहा है तो डेंगू का तो कोई इलाज होता नहीं है, ना कोविड का भी कोई इलाज है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। मलेरिया का जरूर आपको टेस्ट कराना चाहिए, वो मेरे ख्याल से कराना कोई ज्यादा एक्सपेंसिव ही नहीं होता है। अभी की जो सिचुएशन है इसको देखते हुए क्या एहतियात बरतें या फिर क्या किस तरीके से अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखें? देखिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है, अब सब खोल दिया गया है, लोग कामों पे जा रहे हैं, 3-4 चीजों का ध्यान जरूर रखें। मास्क डाले बगैर ना तो किसी से बात करें, अगर दूसरे व्यक्ति ने मास्क नहीं डाला तो उससे बात मत करें। तो ये सबसे बड़ी जरूरत। अगर आपने डाला है और दूसरे व्यक्ति ने नहीं डाला है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप उसका फायदा कर रहे हैं, उसको आपका फायदा करना जरूरी है। तो दो व्यक्ति जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनको आपस में मास्क डाला होना चाहिए। दूसरा ये है, सैनिटाइजर की छोटी शीशी हाथ में रखें और हाथ हर वक्त धोते रहें, ये बहुत ही जरूरी है। अगर किसी चीज को टच करें या किसी के कांटेक्ट में आए या हाथ में ला लें, हाथ मिलाना नहीं चाहिए, हाथ मिलाएं तो हाथ धोएं। और जब कभी जरूरी ना हो घर से बाहर अभी ना निकलें, क्योंकि अभी पेंडेमिक का खतरा गया नहीं है। कोरोना की दोहरी मार लोगों पर पड़ रही है। कभी किसी तरह के केस सामने आते हैं तो कभी कोविड के बाद लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक खबर ब्रिटिश टेलीग्राफ में छपी है कि कोरोना मरीजों के फेफड़े खुद अपनी मरम्मत कर सकते हैं। इस स्टडी के बाद एक उम्मीद पैदा हुई है कि कोरोना के गंभीर मरीजों को कई तरह की तकलीफ के साथ लंबे वक्त तक जीना नहीं पड़ेगा। स्टडी के मुताबिक 12 हफ्ते में फेफड़े जो पहले से इन्फेक्शियस थे वो खुद रिकवर हो जाते हैं। ये बात थोड़ी दिलचस्प लगी और मैंने फ़ोन किया सफदरजंग अस्पताल में पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता को और जाना क्या फेफड़े खुद अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। कोरोना वायरस वो एक्चुअली फेफड़े में प्रवेश करता है, सेफ टू रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है और एंडोथेलियल लाइनिंग वगैरह पे जो एक्ट करता है, तो उसमें 2-3 तरह के चेंज आते हैं फेफड़े में। एक जिसको इन्फ्लेमेटरी चेंजेस कहते हैं, जिसमें कि पिक्चर एक्सरे या सीटी में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस के रूप में आती है। और दूसरा होता है कि उसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिकन होना शुरू हो जाती है। इसी में एक स्टेज ऐसी आती है कुछ समय के पश्चात जिसमें जो सिकुड़न वाले सेल होते हैं, इसको फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, वो एक्टिवेट होने लगते हैं। अब ये इशू ये है कि क्या ये फेफड़े में जो इंजरी हो रही है इन्फ्लेमेशन की वजह से, क्या ये टेम्परेरी है या परमानेंट है। टेलीग्राफ में जो स्टडी छपी है जिनमें उन्होंने अभी एक शॉर्ट टर्म फॉलो अप किया है,
जिसमें कि उन्होंने ये पाया है कि 50-55% तक वो जो इंजरी हुई थी वो ठीक हो जाती है। हम लोग भी यही एक स्टडी कर रहे हैं। हमने अभी पोस्ट कोविड सीक्वली के लिए एक क्लिनिक शुरू किया है, जिसमें हम भी 3 से 6 महीने के बीच में व्यक्तियों को फॉलो करेंगे। जो इनिशियल इन्फ्लेमेशन होता है वो स्टीरॉयड देने से रिजॉल्व करता है और वो परमानेंट चेंज नहीं करता है बॉडी में। तो इसका कहने का मतलब है कि वो रिजॉल्व कर जाएगा, लेकिन जो फाइब्रोटिक चेंज आता है वो प्रोग्रेसिव होता है और जितने एरिया डैमेज होते हैं वो उन एरिया को नेचुरली सिकोड़ देता है, फाइब्रोजिंग इसको कहते हैं, वो कर देता है। लेकिन अगर फेफड़ा, सपोज हम ये कहते हैं कि 10% फेफड़ा जो है फाइब्रोसिस हो गया है, 90% फेफड़ा जो है वो उस 10% फेफड़े का कार्य टेक ओवर कर लेता है बाई कंपनसेटरी वर्जन। तो टेक्निकली अगर इसे कहते हैं एनाटॉमिकल, यानी कि अगर शारीरिक रूप से इंजरी या इसके सिकुड़न के निशानात रहते हैं तो फंक्शनल तौर से उस व्यक्ति पे उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। शायद इसी को सोचते हुए स्टडी भी हो रही। ये केवल समय बता पाएगा कि उसकी इंजरी कितनी लास्टिंग है। जैसे आजकल ये भी तो कहते हैं ना कि एंटीबॉडी जो बन रही है वो 3 महीने में फेड होने लगती है। ऐसे ही कुछ आजकल कहते हैं कि रिलैप्स भी हो जाते हैं। 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं, जैसे बैंगलोर में एक रिलैप्स की एक केस रिपोर्ट छपी है, एक हांगकांग में छपी है कि जिसमें व्यक्ति को दोबारा कोरोना इन्फेक्शन हो गया। तो कहने का मतलब ये था शायद कि वो या तो न्यू म्यूटेंट वैरायटी आई है या फिर उस व्यक्ति की इम्यूनिटी इतनी फेड हो गई कि उसको दोबारा आ गया। ठीक है। तो अभी यही क्या है कि अभी हम लोग इस चरण तक नहीं पहुंचे हैं जहां हम इस पे पूरा निर्णय दे पाए कि ये इंजरी परमानेंट रहेगी या ये टेम्परेरी रहेगी। जैसे टीबी होता है ना, टीबी में भी तो निशानात रह जाते हैं। लेकिन मैं जितना आपकी बात से समझ पा रहा हूँ, और शायद मैं गलत भी हूँ, ये तो फिर लंग्स का अपना एक इंटरनल फंक्शन हुआ ना कि वो ठीक हो जाएगा। इसमें कोविड के साथ उसका जी लंग में इंजरी होती है। देखो कोविड तो एक इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के बाद जैसे निमोनिया होता है, निमोनिया के चेंजेस आते हैं। जो निमोनिया के चेंजेस आते हैं उसमें से कुछ टेम्परेरी होते हैं और कुछ परमानेंट होते हैं। टीबी के केस में भी इसी प्रकार से कुछ चेंज टेम्परेरी होते हैं और फिर बाद में वो फाइब्रोसिस हो जाता है और वो परमानेंट हो जाते हैं। ऐसे ही इस कंडीशन में भी देखा जा रहा है कि इसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं और कुछ जो है परमानेंट लॉस ऑफ फंक्शन होगा एंड लॉस ऑफ स्ट्रक्चर भी होगा। लेकिन वो कितना होगा वो एक सिक्वेंशियल, जब तक आप उसको पेशेंट को फॉलो अप नहीं करेंगे तब तक वो नहीं पता लग पाएगा। अभी एक शॉर्ट टर्म स्टडी है, 3 महीने की स्टडी, इसमें कह सकते हैं कि हाँ इतने % रह गया। हो सकता है कि 6 महीने के बाद में वो परसेंटेज कम हो बट फिक्स हो जाए। फिर हम चाहे ईयरली भी करेंगे तो वो फिक्स्ड रहेगी। उसको लंग या पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं। ठीक है। कुछ फाइब्रोसिस परसिस्टेंट रहेगा। यानी ये सबको होगा ये जरूरी नहीं है, जिसको पहले से लंग्स की बीमारी है। जरूरी नहीं है। देखिए ये वो व्यक्ति हैं जिनके फेफड़े में इंजरी ज्यादा थी, यानी कि उन व्यक्ति जिनको की मॉडरेट से सीवियर डिसीज हुई थी, ये वही व्यक्ति हैं जिनके की फेफड़े की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हुई थी। जिनको पहले से कोई फेफड़े की बीमारी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, उनके साथ ये होने के चांसेस बहुत कम है। नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता है। अच्छा। एक नॉर्मल एडल्ट आदमी है जिसके दोनों फेफड़े नॉर्मल है और उसको एक सीवियर डिसीज हो जाती है, इसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म के रूप में भी लेते हैं, वो लेते हैं, जिसमें कि उसके वैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट भी होती है, खून की नाड़ियां भी ब्लॉक होती हैं, फाइब्रोसिस भी होता है और निमोनिया टाइप की पिक्चर भी आती है। वो एक बायलेटरल डिसीज होती है। वो बंदा आईसीयू में रहता है, आईसीयू से रिकवर कर जाता है और घर चला जाता है। क्या उस व्यक्ति जो घर चला गया है उस व्यक्ति की इंजरी, लंग इंजरी कितनी देर तक रहने वाली है, ये केवल समय के अनुसार बताया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि वो उसके चांसेस रिकवरी के ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर उसका लॉस ऑफ फंक्शन भी होता है तो वो उसके दोनों फेफड़े मिलकर के उस फंक्शन को शायद मैनेज कर पाएंगे और उसकी लॉन्ग टर्म लाइफ पे इतना फर्क शायद ना पड़े। किंतु जो व्यक्ति जिनके लंग्स पहले से ही इंजर्ड हो, जैसे कि किसी को कैंसर की शिकायत रही थी या ट्यूबरक्लोसिस की रही थी या सीओपीडी रहा था या उसको फाइब्रोसिस की दिक्कत रही थी, उस पर अगर ये रहता है तो इट इज लाइक टिपिंग द बैलेंस अगेंस्ट हिम। यानी कि वो व्यक्ति पहले से ही उसके 30-40% का फंक्शन लॉस हो चुका था, उसके ऊपर ये अगर 20% भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो उसके लिए वो मेजर प्रॉब्लम बन जाती है। यानी ये खबर अच्छी भी है और आपको एहतियात भी पूरा बरतना है।
एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे कि कैसे यूनिसेफ करेगा कोरोना के टीके का वितरण। सुनते रहिए आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आज तक रेडियो का पॉडकास्ट कोरोना कवरेज आप सुन रहे हैं। मैं हूं अंजुम शर्मा। हेडलाइंस में मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ कोरोना वायरस टीकों की खरीद और आपूर्ति की अगुवाई करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि जब भी टीका उपलब्ध हो तो सभी देशों को सुरक्षित और तेजी से उसकी खुराक हासिल हो सके। यूनिसेफ दुनिया का सबसे बड़ा टीका खरीदार है। सालाना 100 देशों की ओर से वो 2 अरब से ज्यादा टीके खरीदता है। लेकिन कोरोना के टीके का वितरण इतना आसान नहीं होगा। ये बाकी टीकों से काफी अलग है। कैसे करेगा वो इसकी सप्लाई, इसके बारे में मैंने बात की विज्ञान संबंधी खबरों पर नजर रखने वाले इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार रिचीक मिश्रा से। WHO जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो कोरोना वायरस की दवाइयों को गरीब देशों में बांटना चाहता है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे हैं नहीं और वो खरीद सके उसको बड़े पैमाने पर। WHO ने ऐसे करीब 92 देशों की लिस्ट तैयार की है जो निम्न आय वर्ग के या मध्यम आय वर्ग के हैं, और वहां पे दवाइयों की स्थिति, मतलब बीमारियां अगर फैलती हैं तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। जैसे आप देख लें, युगांडा, अफ्रीकन सब सहारन कंट्रीज हैं, अफ्रीका है, या कुछ एशियाई देश हैं, बांग्लादेश या म्यांमार, इस टाइप के जो देश हैं वहां पर। तो WHO ने एक अलायंस किया था, गावी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन शामिल है, WHO शामिल है। उसके अलावा दुनिया भर के कई देशों की संस्थाएं शामिल हैं, सरकारें शामिल हैं। वो सब लोग मिल करके जब इस तरह की कोई बड़ी महामारी फैलती है या किसी तरह की कोई बीमारी पे बड़े स्तर पर काम करना होता है, तो WHO इन लोगों के साथ मिल करके दवाइयों का प्रोक्योरमेंट करता है और उसको फिर सप्लाई करता है। पहले ही WHO कर रहा था, बट अब इसको यूनिसेफ ने टेक ओवर कर लिया है। यूनिसेफ इनके साथ आ गया है और इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया है पाहो के साथ। पाहो जो है वो पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के ये कोवैक्स नाम की फैसिलिटी तैयार कर। कोवैक्स फैसिलिटी में जो है वो दुनिया, मतलब कोई एक वैक्सीन नहीं है, दुनिया भर में जितनी भी वैक्सीन बनेंगी जो सक्सेसफुल होंगी उनको शामिल किया जाएगा। इसलिए कोवैक्स उसका नाम रखा गया है, कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस फैसिलिटी, कोवैक्स। ये दवाइयां जो है गरीब देशों में बांटी जाएंगी, रईस देशों से ले करके, जो अमीर देश हैं या जहां पर ये दवाइयां बड़े पैमाने पर बनेंगी। जैसे भारत मजबूत देश है, बहुत अमीर नहीं कह सकते उसको, लेकिन मजबूत देश है और वो दवाई का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो उस पे ये संस्थाएं जो है दवा लेकर के गरीब देशों में बांटेगी। मैं यही आपसे पूछने वाला था। जैसे इंडिया है, इंडिया अगर आप इंडेक्स उठा के देखें तो मिडिल इनकम में आता है। पहले लोअर मिडिल इनकम में था, किसी इंडेक्स में वो मिडिल इनकम में आता है। तो जैसा कि यूनिसेफ की तरफ से कहा गया है कि 92 निम्न और निम्न मध्य आय वाले देशों के लिए वो आपूर्ति करेगा, सप्लाई करेगा, और 80 देशों से, जो अमीर देश हैं, उनसे खरीदेगा। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का समझ में आता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जो होंगी उनको भी क्या ये आपूर्ति होगी सस्ते दामों पर? हाँ, हो सकती है। इसमें आधे आधे की संभावना है, 50-50 जिसको बोलते हैं। देखिए, भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत अमीर नहीं है, बहुत गरीब नहीं है, अभी वो बीच में ही है। लेकिन भारत एक मामले में बहुत अच्छा है। भारत के पास फार्मा कंपनीज बहुत अच्छी हैं और दवाइयां बनाने की जो क्षमता है वो भारत से अधिक किसी देश में फिलहाल नहीं है। तो अगर आप ये बात शायद लोगों को ना पता हो, लेकिन दुनिया भर में अगर 10 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है किसी भी बीमारी की, तो उसमें से 8 बच्चों को जो वैक्सीन लगती है वो भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई हुई होती है। तो भारत के पास क्षमता है
और वो जो प्रोडक्शन करेंगे वो इन गरीब देशों में जाएगा। भारत का जो दवाइयाँ, और जो दूसरा सवाल आपका था कि हमें कम दामों पर मिलेगी, तो अभी एक साथ ये मान के चलिए कि जब भी ये दवाइयाँ मार्केट में आएंगी तो 2-3 महीने के अंदर बहुत ढेर सारी फार्मा कंपनीज जो है वो अपनी अपनी वैक्सीन लॉन्च कर देंगे बाजार में। और जब मार्केट में कीमतों को लेकर के मारामारी होगी तो आसान सी बात है, मतलब बड़ी सहज सी बात है कि दवाई कंपनियां अपनी कीमत जो है वो घटाएंगी। ये प्रतियोगिता है एक बाजार की, उसमें दवाइयां सस्ती होंगी और सबको मिलेंगी। क्या यूनिसेफ ने रिचिक ये भी बताया है अपनी रिपोर्ट में, या जो भी इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है, कि कब तक ये काम होने की उम्मीद है? क्योंकि ये WHO से लगातार संस्था संपर्क में रहती है, इसलिए। देखिए, WHO ने अभी 2-3 दिन पहले WHO के प्रवक्ता ने कहा था कि अगले साल के मध्य तक, मतलब जून जुलाई तक, अगले साल तक वाइड स्प्रेड लेवल पे, बड़े पैमाने पर वैक्सीन का वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उसमें समय लगेगा। अगर यूनिसेफ ये कहता है कि वो 200 करोड़ डोज इकट्ठा करता है वैक्सीन की, तो 200 करोड़ लोगों तक दवा पहुंचाने में समय लगेगा। और ये बहुत सामान्य सी बात है कि 6 महीने से साल भर लग सकता है या उससे ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि हर देश की मौसम की स्थिति अलग है, यातायात की स्थिति अलग है, कई तरह की लीगल और क्या बोलते हैं उसको, कानूनों का पालन करते हुए किसी भी देश में जाना होता है, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नियम कायदे कानून को मानना होता है, तब आप किसी एक व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं उसको दवाई देने के लिए। अगर WHO की टीम या यूनिसेफ की टीम लगती भी है तो मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर के एंड तक दवाइयाँ लोगों को लगती रहेंगी, अगर जनवरी से लगनी शुरू हो जाती है तो ठीक है। एक मेरा लास्ट अंतिम सवाल ये कि जिस कोविड फैसिलिटी की आप अभी बात कर रहे थे, यूनिसेफ ने जो कहा है जिसके तहत वो ये काम करने वाला है, तो उस कोवैक्स फैसिलिटी में क्या ये वैक्सीन आपको हासिल करने के लिए, इनकी डिमांड करने के लिए ये जो व्यवस्था है, ये हर देश के लिए खुली है या फिर इसके लिए आपको बाकायदा एक आवेदन करना होगा? देखिए, यूनिसेफ ने ये तो बहुत साफ साफ तौर पे कह दिया है कि गरीब और मध्यम आय के देशों को वो सप्लाई करेंगे। जहाँ तक अमीर या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको अगर इन दवाइयों की जरूरत होगी तो उसके लिए उनको यूनिसेफ से संपर्क साधना होगा। प्रक्रिया क्या होगी ये यूनिसेफ ने अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं कहा है, लेकिन ये जरूर है कि उनको पूछना तो पड़ेगा, क्योंकि यूनिसेफ अगर 200 करोड़ डोज किसी वैक्सीन की जमा कर रहा है गरीब या मध्यम आय वर्ग के देशों के लिए, उसमें से आप किसी कोई रईस देश जाकर के उनसे बोले कि 50 करोड़ हमें दे दीजिए, तो यूनिसेफ को एक बार सोचना पड़ेगा कि इतना डोज हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या हमारे किसी गरीब देश में लोग मारे जाएंगे, डेवलपिंग नेशन को या अमीर देश को दवा देंगे। तो उसके लिए तो देशों को पूछना ही पड़ेगा यूनिसेफ। ये सब कुछ तब होगा जब वैक्सीन आएगी, और वैक्सीन कब आएगी इसके लिए रोज अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, अलग अलग तरीकों की दावेदारी सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं आपको उज्जैन के RD गार्डी मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में काम कर रही डॉक्टर माही जोशी से। जब महामारी की शुरुआत हुई थी उसी दौरान माही जोशी डॉक्टर बनी थी और इनकी पहली ही पोस्टिंग कोविड वार्ड में हो गई। डॉक्टर माही जोशी से हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे ने बात की कि महिला डॉक्टर को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर तब जब वो PPE किट पहनकर इलाज कर रही हों। तो डॉक्टर माही, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस भी हॉस्पिटल में आपने जो ट्रेनिंग अपनी दी है, सर्विसेज दी है वहाँ पर, तो हॉस्पिटल का किस तरीके से माहौल होता था? क्या प्रेशराइज था काफ़ी या नॉर्मल डेज जैसा ही था? I can say that hospitals are really stressful when there are patient load is more, और जब आपके पास मरीज़ों की संख्या बढ़ने लगती है तो दिन दिन आपके पास प्रेशर बढ़ते चला जाता है। आपको लगता है कि जितने ठीक हो और आपको लगेगा कि जितने बढ़ रहे हों उन दोनों की संख्या मतलब ठीक होने की बढ़ जाए और आने वालों की कम हो जाए। बट हर घंटे जब एक एम्बुलेंस आएगी और एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देगी तो आपको लगेगा उसमें पेशेंट्स आएंगे, लोड बढ़ेगा, और उनके अंदर का जो स्ट्रेस है, जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर का स्ट्रेस है, वो भी आपको दूर करना है। हाँ, वही मैं पूछ रहा था कि पेशेंट्स में आपने क्या कुछ नोटिस किया जब भी आते थे, क्योंकि आप इंटर्न रही हैं। तो जब मैं ड्यूटी करती थी तो स्टार्टिंग ड्यूटी थी हम लोग की कि हम लोग वहाँ पर रिसेप्शन सेंटर पे बैठते थे। हमारा काम था कि हम वहाँ पर जितने पेशेंट आए हैं सीधे एम्बुलेंस से होते हैं उनका एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करें,
उनकी टेम्परेचर्स और ब्लड में ऑक्सीजन सेचुरेशन, पल्स ऑक्सीमेट्री से लेके, और उनकी एक प्रोफार्मा बनाना होता था। जब सबसे बड़ा टास्क होता था कि जब ऐसा कोई पेशेंट आया है और वो कोई बच्चा हो, कोई बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति हो, और या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला हो, या फिर कोई ऐसी महिला हो, या ऐसा कोई पुरुष जिसको ऑलरेडी कोई बीमारियां हो, तो हम भी डर जाते थे और वो पेशेंट भी काफ़ी घबराया होता था। बच्चों को समझाना तो सबसे मुश्किल काम होता था कि यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं करना है, और फिर उन लोग को भी वार्ड तक भेजना। वार्ड में आने को वो लोग डर रहे होते थे कि मेरे को यहाँ ले जा रहे हैं, क्या पता मैं वापस ज़िंदा बाहर आऊँगा कि नहीं। तो उनको एश्योरेंस करना देता था कि आप सही हो, सेफ़ हो, हम लोग आपको सिर्फ थोड़ी सी मेडिकेशन देंगे और आप पूरे सही सलामत ऐसे कैसे वापस जाओगे। तो डॉक्टर, जैसे ही कोई भी पेशेंट वहाँ आता था तो एग्जैक्टली आप लोगों का क्या काम होता था सबसे पहले? सबसे पहले अब वही जो मैंने आपको बताया, एक बेसिक प्रोफार्मा बनवाते थे, फिर उसके हिसाब से हम उसको क्लासीफाई करते थे। अगर कोई पेशेंट है जिसके कोई भी सिम्टम नहीं आ रहे हैं, उसे कोई सर्दी जुकाम या बुखार नहीं है, तो हम उसको एक वार्ड में डालते थे, जो हमारा ऐसे वार्ड हम उसका नाम दे रखा था कि कोविड F2 वार्ड। वहाँ पर सिर्फ हम एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को रखते थे। वो कम्प्लीटली फाइन थे, हेल्दी थे, उनकी एक बेसिक मेडिकेशन चलती थी फॉर 14 डेज, या फिर जब तक वो कोविड नेगेटिव ना हो जाए हम उनको वहाँ रखते थे। तो डॉक्टर, जाहिर सी बात है कि आपको पीपी किट पहनना होता होगा जब भी आप वहाँ सर्विस देती हैं, तो ये कैसा लगता है जब वो पीपी किट आप पहनते, क्योंकि हमने भी देखा है वो काफ़ी भारी सूट होता है, तो क्या बोलना चाहिए? पहले जब हम उसको डाउनिंग एंड डॉफिंग कहते हैं, तो जब हम उसको पहनते थे तो एक अलग से आपको लगता था कि अब ये उतार नहीं सकते, तो आपको सबसे पहले भरपेट पानी पीना है, और अगर पानी पी लिया तो ध्यान रखना है कि वॉशरूम भी होके ही आना है, नहीं तो हम वापस उतार नहीं सकते उसको। कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, पहले ही कर लो ताकि फिर हम पहन पाएँ उसको। अब पहन लिया है तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारी ड्यूटी आवर्स अगर 4 आवर्स है और वो 4 से 6 हो गए, तो आपको फिर डाइपर्स भी पहनने पड़ेंगे टू गेट ए यूरिन प्रॉपरली। आपको आपकी वो भी ध्यान रखनी पड़ेगी। और कई बार उस चक्करों में डॉक्टर्स को बहुत सफ़र करना पड़ता है। आपको एडल्ट डाइपर्स पहनने हैं, और जो हमारे पीपी किट होती है वो काफ़ी एग्जॉस्शन होता है कि आप यहाँ से अगर 4 कदम नॉर्मली जा रहे हो और वही 4 कदम आप पीपी में जा रहे हो, तो आप थक जाओगे, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। प्लस आप उस जो स्पेस सूट टाइप जो आप पहन के चल रहे हो, तो पेशेंट भी घबरा रहा होता है कि ये एलियन टाइप मेरे को ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर उनकी एंजाइटी को भी आपको संभालना है, खुद की एंजाइटी को भी संभालना है। बाकी कठिन स्थिति में आप काम कर रही हैं। हाँ। तो एक और ये जानना था कि क्या प्रैक्टिस के दौरान आपने कोई स्ट्रेस, तनाव महसूस किया, और अगर हुआ तो उसको कैसे आप मैनेज करती थी? एक बार ऐसा हुआ था कि हमारा पूरा जो डॉक्टर का स्टाफ होता है और नर्सिंग स्टाफ होता है, सभी को पीपी किट पहनाई जाती है। तो एक बार एक नर्स थी जिसकी 8 घंटे की ड्यूटी हो चुकी थी, और वो और उस गर्मियों के दिन थे, तो उस समय वो बेहोश हो गई। और वो बेहोश हो गई तो उससे ज़्यादा मैं घबरा गई कि एग्जॉशन में ये भी हो सकता है। और वो इतनी घबराई कि हमको उसको पीपी किट खोलने के लिए भागते हुए उसको ड्रेसिंग रूम तक लेके गए और उसके पीपी उतरवानी पड़ी। तो फिर अब उसका फिर कोविड टेस्ट भी हुआ। तो वो एक बहुत ही वैसा सीन था कि जिससे मैं भी घबरा गई और बाकी लोग भी घबरा गए कि बेहोश होकर अगर आज कुछ हो जाता तो क्या होता। तो डॉक्टर, आप फिर अपनी सेफ्टी कैसे इंश्योर करती हैं? और उसके बाद कि जब भी आपकी ड्यूटी ओवर होती है तो आपको फैमिली के यहाँ जाना होता है, मतलब वापस घर जाती हैं, फिर आपको अपनी फैमिली की सेफ्टी भी इंश्योर करनी है। एक्चुअली मैंने ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं की, क्योंकि मैं वहीं पर हमारा जो अकोमोडेशन है अलॉटेड वहाँ पर रहती थी। तो हमें क्वारंटीन की तरह ही होता था, हमें हमारा खाना भी वहीं मिल जाता था। तो हमारे जो लंच पैकेट्स होते थे वो हमें टाइम टू टाइम वहीं मिल जाते थे। तो उस चीज़ की हमको इतनी सफरिंग नहीं हुई, इसलिए मुझे अपने पेरेंट्स या फिर अपने घर वालों से दूर रहना पड़ा। आई गेस 3-4 महीने मैं उनसे मिली नहीं इसलिए। और आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने भी बीच में बताया कि जो पेशेंट होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं जब भी आप उनको वार्ड के अंदर ले जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं और ये इंश्योर करें कि वो कोई एक वाकई में कोई अलग प्लेनेट नहीं है, वहाँ पर भी ऐसा कोई तनाव भरा माहौल नहीं होता है। मैं चाहता हूँ आप ये बताएं। एक्चुअली शुरुआती दौर बहुत कठिन था। जब शुरू में जब मार्च में जब केसेस नए आने लगे, तो जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हुआ करते थे उनको लेके समाज और बाकी लोगों के अंदर ऐसी भावना आ गई थी कि ये कुछ ऐसा है कि इससे घृणा करनी है, दूर रहना है। तो उनके चक्करों में
हमें उनको और समझाना कि आप यहाँ आए हो तो ठीक होके ही जाओगे, क्योंकि कई लोगों के अंदर ये बैठ गया था कि हम यहाँ आए हैं मरने के लिए। तो उनके अंदर एक गुस्सा, एक चिड़ और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत भरी पड़ी रहती थी। तो उन्हें उस चीज़ को समझाना कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप एकदम सुरक्षित हो और हम आपको वापस ठीक करके ही भेजेंगे। ऐसा महिलाओं के जो वार्ड्स होते हैं उनमें ज़्यादा देखा गया, पुरुषों से भी ज़्यादा महिलाएं, क्योंकि उनको ऐसा रहता था कि मेरे बच्चे घर पे हैं, अकेले हैं, मैं यहाँ कितने दिन रह लूँगी, मुझे कब जाने को मिलेगा, आप मेरे घर वालों से बात करा दो। जैसे उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो सारे गरीब पेशेंट्स आते हैं। अब उनके पास खुद के पास फ़ोन नहीं है बात करने के लिए, तो वो हमारे ज़रिए अपनी चीज़ें पहुँचाना या अपनी कोई बात पहुँचाने के लिए 2-2 दिन लग जाते थे। उनके घर तक बात 2 दिन बाद पहुंचती थी। तो एक बहुत ही बड़ा चुनौती होती थी कि आपको ये चीज़ को पहुंचाना है। डॉक्टर माही जोशी जिनसे बात कर रहे थे प्रतीक वाघमारे। तो आज के कोरोना कवरेज में फिलहाल इतना ही। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारी मेल आईडी है radio@aajtak.com। कोरोना कवरेज के अगले एपिसोड में आपके लिए फिर से लेकर आएंगे कोरोना से जुड़े हर ज़रूरी अपडेट्स। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।